Good morning, students. This is Drishti Upadhyay, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, आप लोग अपने बुक को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ इस चैप्टर को रीड करते हुए एंड समझते हुए चलिए, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? आपको पता है इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है? स्वतंत्रता, ठीक है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी उसके बारे में हमको इस चैप्टर में डिस्कशन करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रेड एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको पढ़ने से पहले अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखें तो हमको पता है कि इंडिया में एंशियंट इंडिया के बाद अगर मेडिवल इंडिया की बात करें तो आप लोग क्लास 6 में पढ़ोगे, क्लास 7 में पढ़ोगे ये सारी चीज़ें, बट ऐसे मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ आपको कि हमारे देश में पहले मुस्लिमों का शासन था, ठीक है। दिल्ली सुल्तान्स अफ़गानी लोग आए, इंडिया में शासन किए और चले गए। उसके बाद मुगल्स आए, आपको पता है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सारे शासकों ने हमारे कंट्री में राज किया है। और आफ्टर मुगल्स के बाद हमारे देश में जिनका शासक हुआ तो वो थे बेटा ब्रिटिशर्स, ठीक है, अंग्रेज थे। तो अंग्रेज जब आते हैं तो आपको पता हमारा देश गुलाम हो जाता है, गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ उठता है। एंड आफ्टर ऑल ये आते कैसे हैं? अंग्रेज आते कैसे हैं? शुरुआत कैसे होती है इनकी? तो सबसे पहले ये आते हैं, अपनी एक कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में। जहांगीर जो कि मुगल शासक था उसी के शासनकाल में सबसे पहले आते हैं, परमिशन लेते हैं और यहाँ पे एक कंपनी बनाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। और व्यापार के लिए आते हैं सबसे पहले और धीरे धीरे उसी से ये लोग फैलते चले जाते हैं इंडिया में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रेड एंड ईस्ट इंडिया कंपनीज, व्यापार और ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो था मेन दरवाज़ा था, कह देते हैं हम लोग कि अंग्रेज़ों का भारत में आने का मेन दरवाज़ा कौन था? व्यापार और ईस्ट इंडिया कंपनी। मीन्स इसी के थ्रू ये लोग क्या हुए, धीरे धीरे इंडिया में फैल गए। इन द 17th century, 17वीं शताब्दी में सेवरल यूरोपियन ट्रेडर्स अराइव्ड इन इंडिया। कुछ यूरोपियन व्यापारी जो थे वो भारत आए। फर्स्ट केम द पोर्तुगीज, देन द डच, फॉलोड बाय द फ्रेंच एंड फाइनली द इंग्लिश, ठीक है। तो 17th सेंचुरी दे रहा है बेटा, यानी कि 17वीं शताब्दी दे रहा है, तो क्या समझेंगे आप लोग? मुगलों के बाद, ठीक है। इस 17वीं शताब्दी के पहले किसका रूल था? मुगल्स का, ठीक है। जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सारे का। तो ये सब मुगल शासक थे, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो 17वीं शताब्दी में क्या होता है, कुछ यूरोपीय व्यापारी आते हैं भारत में और उनके बाद पुर्तगाली आते हैं और डच और फ्रेंच, ठीक है। और फाइनली कौन आता है? अंग्रेज आते हैं। ईच ऑफ देम फाउंड देयर ओन ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया। और उनमें से हर लोग क्या करते हैं? अपना ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में, किस लिए? व्यापार करने के लिए। ऑल दिस कंपनीज वांटेड टू ट्रेड विथ इंडिया फॉर 2 रीजन्स। अब जितनी भी कंपनीज आई बेटा, ठीक है, वो सारी कंपनीज क्या करना चाहती थी? इंडिया में व्यापार करना चाहती थी, हमारे कंट्री के साथ व्यापार करना चाहती थी। और व्यापार करने के दो कारण थे, कह सकते हैं, 2 रीजन थे मेन। कौन कौन से वो 2 रीजन थे, देख लेते हैं। वन, इंडिया वॉज रिच इन स्पाइसेस एंड कॉटन टेक्सटाइल्स। सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया जो है बहुत धनी था, किस मामले में? मसालों के मामले में और कॉटन टेक्सटाइल्स। यहाँ बहुत स्टार्टिंग से ही आपको पता है कि कॉटन की टेक्सटाइल्स चलती थी, ठीक है। सूती कपड़ों की मिल जो है ये बहुत फेमस थी इंडिया की, और साथ ही साथ यहाँ के मसाले बहुत फेमस थे पूरे वर्ल्ड में। यही रीजन था कि लोग यहाँ पर व्यापार करना चाहते थे। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो विभिन्न कंपनियां थी वो इंडिया में किन कारणों से व्यापार करना चाहती थी? तो बेटा 2 मेन रीजन है, एक तो यहाँ के मसालों के कारण, दूसरा कॉटन टेक्सटाइल्स के कारण। टू इंडिया वॉज अ ह्यूज मार्केट फॉर देयर गुड्स। इसके अलावा इंडिया जो था बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा मार्केट था उनके सामानों के लिए। सर थॉमस रॉय एन इंग्लिश एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ एम्परर जहांगीर गॉट द परमिशन फॉर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया। अब देखिए, सबसे पहले मैंने बताया ना कि 17वीं शताब्दी में जहांगीर जो कि एक मुगल शासक थे, उसके टाइम में
सबसे पहले सर थॉमस राय, ये एक ब्रिटिशर है, ये एक कंपनी बनाने के लिए इंडिया में एक परमिशन लेते हैं। किससे परमिशन लेते हैं? जहांगीर से। जहांगीर से कहते हैं कि आप हमको बस इजाज़त दे दीजिए, हम आपके कंट्री में एक छोटी सी कंपनी बनाएंगे और यहाँ पे व्यापार वगैरह करेंगे और इससे ज़्यादा हमारा कुछ एम नहीं है। अब जहांगीर क्या करेंगे? उनको परमिशन दे देंगे। When the permission was granted, जैसे ही उनको परमिशन मिल जाती है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्विकली established फैक्ट्रीज इन सूरत। अब क्या हुआ? जैसे ही उनको परमिशन मिलता है तो ये जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये बड़े जल्दी से अपने फैक्ट्रीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मींस मिला तो छोटा सा एक फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन, लेकिन वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी कंपनीज को बढ़ाते जाते हैं। सूरत में, भरूच में, बॉम्बे जो कि आज के टाइम पे मुंबई है, कलकत्ता में, ठीक है, मद्रास, अब जो चेन्नई है, और बहुत सारे जगहों पे ये कंपनी क्या करती है, अपने ब्रांचेज को बनाने लगती है, यानी कि और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिस था। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फैक्ट्री था सूरत में। आपको पता है ना कि डच आए थे, पोर्तुगीज आए थे, इंग्लिश आए थे, सब लोग आ करके यहाँ पे कंपनी बनाते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो आप अभी तक क्या समझे कि 17वीं शताब्दी में इंडिया में कुछ व्यापारी आए व्यापार करने के लिए। ठीक है, और इंडिया में व्यापार करने का लोगों का मेन उद्देश्य क्या होता था? क्योंकि यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल्स बहुत फेमस थी और यहाँ के मसालों की क्वालिटी, साथ ही साथ कह सकते हैं इंडिया जो था बहुत बड़ा मार्केट था, उनके सामानों को भी अदला बदली करने के लिए, मीन्स उनके सामान भी बिक जाते थे यहाँ पे आसानी से। जहांगीर के शासनकाल में क्या होता है, सर थॉमस राय जो कि एक ब्रिटिशर है, वो आता है और परमिशन लेता है एक कंपनी बनाने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए। और जैसे ही उसे परमिशन मिल जाता है, वो कंपनी के बहुत सारी ब्रांचेज अलग अलग सिटीज़ में खुल जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कैसे अंग्रेज हमारे कंट्री में बढ़ रहे थे। तो इस तरह से आपने देख लिया किस तरह से आपका देश गुलाम होने जा रहा है। अभी तो शुरुआती दौर है, अभी आगे देखिए होता है क्या। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल। अब कंपनी बन गई, उसके बहुत सारे ब्रांचेस भी बन गए, धीरे धीरे क्या होंगी, कंपनी अपना रूल चलाने लगी। यहाँ पे मैंने कहा ना कि आपका देश गुलामी की तरफ जा रहा है। जहांगीर ने परमिशन तो दे दिया, लेकिन क्या हुआ, उसका गलत परिणाम होने वाला है। अब धीरे धीरे क्या होगा, कंपनी अपने नियम कानून बनाने लगेगी। द कंपनीज ट्रेड प्रूव टू वेरी सक्सेसफुल। कंपनी का जो व्यापार था बहुत ही सफल रहा, बहुत ही सक्सेसफुल रही कंपनी। दिस मेड देम पावरफुल, और इस वजह से, व्यापार की वजह से वो ब्रिटिशर्स जो से कह सकते हैं, जो अंग्रेज थे, वो भी क्या हुए, बहुत शक्तिशाली हो गए। सो दे स्टार्टेड कैरिंग आउट कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, और इस तरह से वो इंडिया के विभिन्न पार्ट्स को जीतना शुरू कर दिए। ठीक है, छोटे छोटे जो पार्ट्स थे, जैसे आपको पता ना, पहले छोटे छोटे प्रोविंस हुआ करते थे, अलग अलग प्रांत का अलग अलग राजा, अलग अलग हेड, कि एक किंगडम इनकी है, बंगाल का नवाब कोई और है, बिहार का नवाब कोई और है, ठीक है, आगरा में किसी और का शासन है, ऐसे होता था। तो छोटे छोटे पार्ट्स को वो लोग क्या करने लगे, युद्ध करने लगे और जीतने लगे। जिसका एक एग्जाम्पल है इन 1757 में बेटा, जो कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो जाहिर सी बात है उसको अंग्रेज ही चलाएंगे। तो 1757 ईस्वी में कंपनी जो है बैटल ऑफ प्लासी में, तो आपका एक क्वेश्चन बन गया है, आपका एक नॉलेज भी बन गया, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो 1757 में, 1757 में पूछा जाए किसके किसके बीच में हुआ था, तो सिराजुद्दौला और मीर जफर। ठीक है, तो अभी बताती हूँ, ये चीज़ आपको कंफर्म कर देती हूँ सारा। तो 1757 में अंग्रेज जो होते हैं वो बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में बंगाल को जीत लेते हैं। ठीक है, और ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है बेटा? फॉट विद सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल एंड मीर जफर इज कमांडर इन चीफ। In this war, the company led by Robert Clive was helped by मीर जफर who betrayed सिराजुद्दौला। अब क्या होता है कि आप इस पूरे पार्ट में क्या समझे? आपने समझा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में? कंपनी और सिराजुद्दौला। तो कंपनी की तरफ से एक वहाँ का जो हम कह सकते हैं गवर्नर रहा होगा या कंपनी का हेड रहा होगा, रॉबर्ट क्लाइव, वो लड़ रहा था। लेकिन लड़ने में उसकी मदद कौन कर रहा था बेटा? मीर जफर। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, बहुत बड़ा देशद्रोही है ये। क्या कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद कर रहा है सिराजुद्दौला के खिलाफ।
तो अगर ये मदद नहीं करता तो शायद उतना पॉसिबल नहीं होता जितना कि आसानी से वो लोग जीत गए। तो ये मदद कर देता है, इसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है जीत जाती है और सिराजुद्दौला क्या हो जाता है, हार जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या समझा कि जैसे जैसे कंपनी इस्टेब्लिश हुई, उसके और ज़्यादा ब्रांचेज बढ़े, उसका व्यापार बढ़ा, कंपनी स्ट्रांग हो गई, अंग्रेज भी बहुत पावरफुल हो गए और धीरे धीरे अब वो एक एक पार्ट को, छोटे छोटे राजाओं को हराना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें यहीं के कुछ लोग हैं जो कि मदद भी कर रहे हैं उनकी। आगे देखते हैं। द एंग्लो फ्रेंच वॉर्स फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एंग्लो फ्रेंच वार्स होते हैं, चूंकि आपको पता है कि फ्रेंच जो थे, फ्रेंच भी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बना रखे थे, वो भी यहाँ पे ट्रेड करना चाहते थे। तो उसके लिए क्या हुआ, फ्रेंच से ब्रिटिशर्स की लड़ाई होती है बेटा, उसको कहा जाता है एंग्लो फ्रेंच वार्स। ठीक है, तो वो फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई होती है। एंडेड फ्रेंच ट्रेड इन इंडिया एंड एस्टेब्लिश द सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और क्या होता है कि एंग्लो फ्रेंच वार्स में, जिसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई में जो आपका ये ब्रिटिश है, ठीक है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत जाती है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हार जाती है और उसका जो भी अस्तित्व है वो इंडिया से ख़त्म, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से फिनिश हो जाती है और सुपरमेसी किसको मिल जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वही सुपीरियर हो जाता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव को, जो कि बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से लड़ रहा था और इसकी मदद कौन कर रहा था, मीर जफर। मीर जफर कौन था, किंग सिराजुद्दौला जो है उसी का चीफ कमांडर था। आगे देखेंगे बेटा, तो आप देख रहे हैं फ्रेंच भी ख़त्म हो चुके हैं, केवल और केवल इंडिया में मेन शासक के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा पावर किसके हाथ में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है। नाउ इन 1764 में क्या होता है, इन द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध में द ब्रिटिश डिफीटेड द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड एंड सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ अवध। अब आपने एक तो सॉरी बेटा सुजाउद्दौला है, सुजाउद्दौला है, यहाँ पे सिराजुद्दौला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल का नवाब जो था वो सिराजुद्दौला था, वो बैटल ऑफ प्लासी में हारा था 1757 में। ठीक है, यहाँ पे जो 1764 है बैटल ऑफ बक्सर, तो इसमें जो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो मुगल एम्परर, मुगल शासक शाह आलम सेकंड को हराती है और सुजाउद्दौला यानी कि नवाब जो थे अवध के नवाब को भी हरा देती है। यानी कि इनके अंडर में क्या क्या हो गया, बंगाल प्लस मुगल शासक जब गए, यानी कि शाह आलम सेकंड, उसका तो दिल्ली पे शासन रहा होगा, तो उसके भी किंगडम को इन लोगों ने छीन लिया और नवाब ऑफ अवध जो था कौन था, सुजाउद्दौला, ये भी हार जाते हैं। तो अवध भी ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। तो क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर आप कैसे याद रखोगे, 1764 में होता है और किसके किसके बीच में होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। ठीक है, तो इनके बीच में होता है, जिनमें से शाह आलम सेकंड हार जाता है। और किससे लड़ाई होती है ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की, तो सुजाउद्दौला जो कि नवाब है अवध का, ठीक है, वो भी हार जाता है। एज अ रिजल्ट अब क्या होगा, द ब्रिटिश वन द दीवानी राइट्स ऑफ प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। और परिणाम क्या निकलता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं बेटा, जो अंग्रेज होते हैं, वो दीवानी राइट्स, ठीक है, दीवानी राइट्स मतलब जितना भी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड अधिकार है सब कुछ जीत जाते हैं। और आज के समय में जो बंगाल है, बिहार है, झारखंड है और उड़ीसा है, इन सारे पार्ट्स को वो लोग जीत करके अपने अंडर में कर लेते हैं। The Mughals faced further humiliation with the company gave them a fixed regular income which was just enough for their survival. आगे देखिए, अब पता है ना, पहले मुगलों का ही शासन था, पहले मुगल ही सर्वे सर्वा थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद क्या होता है, मुगलों को अपमान का घूंट पीना पड़ता है। ह्यूमिलिएशन मतलब वो अपमानित होते हैं। कैसे अपमानित होते हैं, क्योंकि जो भी अंग्रेज शासक थे उन लोगों ने मुगलों के लिए एक फिक्स इनकम कर दिया था, जैसे मंथली सैलरी होती है ना, ऐसे फिक्स कर दिया कि आपके सर्वाइवल के लिए, आपके जीवन जीने के लिए आपको जितने धन की ज़रूरत है उतना आपको हम देते रहेंगे, भीख के रूप में मिल रहा है। पहले वो खुद राजा हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने पर कंपनी क्या करती है, उनके लिए भी रूल बना देती है, नियम कानून बना देती है कि इन शासकों को सिर्फ इनके सर्वाइवल के लिए धन दौलत मिलना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप लोग।
तो ब्रिटिशर्स के पास चूंकि दीवानी राइट्स हो गया है, उनके अंडर में बहुत सारे टेरिटरीज आ गए हैं, बहुत सारा एरिया आ गया है, जैसे बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब। तो इस तरह से वो मुगलों को अपमानित करते हैं, और अपमान का यहाँ पे क्या सिंबल आपको दिखाई दे रहा है कि वो मुगलों को बस जीने खाने भर का कह सकते हैं धन दे रहे हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, द कंपनी स्टार्टेड कॉन्क्वेरिंग अदर इंडियन किंगडम्स। अब चूंकि इनकी जीत हो रही है, पावर तो इनके ही हाथ में है, तो कंपनी क्या करती है, और भी किंगडम्स को जीतना स्टार्ट कर देती है। इन 1799 1799 में क्या होता है, इट वन ओवर मैसूर बाय डिफीटिंग टीपू सुल्तान इन द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम। याद रखिएगा, जितने भी वार्स हैं बेटा, सब अंडरलाइन करके आप लोग लर्न कर लीजिएगा। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम। तो 1799 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, जो अंग्रेज होते हैं, ये मसूरी को भी जीत लेते हैं, ठीक है, मैसूर जिसे हम कहते हैं, उसको भी जीत लेते हैं, और वहाँ के शासक टीपू सुल्तान को हरा देंगे सेरिंगपट्टनम के युद्ध में, और उसको भी जीत लेते हैं 1799 में। अब क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द मराठास द रूलर्स ऑफ अवध एंड पंजाब। कुछ समय बाद ये लोग मराठों को और जो भी पंजाब के रूलर हैं, जो अवध के रूलर हैं, इन सबको भी हरा करके और उनके राज्यों को अपने अंडर में कर लेती है। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज पूरे भारत में फैलते चले जा रहे हैं, आप देख रहे हो। आगे देखेंगे, द कंपनी आल्सो इंट्रोड्यूस सेवरल लॉ एंड पॉलिसी। अब जब उसका कंपनी का यहाँ पे शासन हो गया है, उसके अंडर में बहुत सारे एरिया आ गए हैं, तो कंपनी क्या करेगी, अपने नियम कानून बनाने लगी। जैसे सब्सिडरी अलायंस, पहला नियम क्या था बेटा अंग्रेजों का, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। दो नियम उन्होंने बनाए, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो अंडरलाइन दिस एंड लर्न दिस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप लोग याद रखिएगा। टू एक्सपेंड देयर रूल, और ये नियम कानून उनका बनाने का उद्देश्य क्या था, जिससे कि वो अपने रूल को, अपने शासन को आगे बढ़ा सकें, ज़्यादा दिन तक शासन कर सकें। सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नर लॉर्ड बेलेजली, अंडरलाइन दिस। सब्सिडरी अलायंस जो था, जैसे नियम ये जो चलाया गया था सब्सिडरी अलायंस, इसको चलाने वाले शासक का नाम है, या इसको चलाने वाले गवर्नर का नाम है जनरल लॉर्ड बेलेजली, ठीक है। लॉर्ड बेलेजली ने एक ऐसा कानून बनाया जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस, और इस नियम के हिसाब से कि जो भी इंडिया का रूलर होगा बेटा, उसके पास अपनी कोई सेना नहीं होनी चाहिए। आप देखते थे ना कि पहले के जो भी राजा महाराजा होते थे, उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी, लेकिन अंग्रेजों की एक होशियारी देखिए कि उन लोगों ने अपना एक ऐसा रूल बना दिया। सब्सिडरी अलायंस का मतलब यही था कि कोई भी हिंदू राजा, कोई भी इंडिया का किंग जो होगा, उसकी अपनी आर्मी नहीं हो सकती है। उसके ऊपर अगर कोई परेशानी होती है तो कंपनी की आर्मी, जो कंपनी की सेना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है, वो हेल्प करेगी। समझ रहे हैं ना, तो एक तरह से ये गुलाम करते जा रहे हैं। तो पढ़ लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, सब्सिडरी अलायंस के हिसाब से इंडियन रूलर्स कैन नॉट हैव देयर ओन आर्मी। जो भी भारतीय राजा होंगे, उनकी अपनी आर्मी, अपनी सेना नहीं हो सकती है। इंस्टेड दे वेर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी ट्रूप्स। तो इसके अलावा जब भी उन्हें कोई ज़रूरत होगी या उनको कोई खतरा होगा, तो कंपनी की जो सेना होगी, कंपनी की जो आर्मी होगी, वो उनकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप समझ गए सब्सिडरी अलायंस क्या है, इसको किसने दिया था, जनरल लॉर्ड बेलेजली ने दिया था। और ये सब क्या तरीका है, नए नए कानून बना रहे हैं जिससे उनका शासन और ज़्यादा टाइम तक चले। इंडियन रूलर्स कैन नॉट हैव देयर ओन आर्मी, मैंने बता दिया आपको। आगे देखते हैं। दिस गेव ब्रिटिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द फॉरेन अफेयर्स ऑफ द रूलर। तो इस तरह से क्या होता था, जब इंडियन रूलर का कोई अपना आर्मी होगा ही नहीं, कोई भी दिक्कत हो रही है, उनको अंग्रेज़ों से ही मदद लेना पड़ेगा। तो इस तरह से इंडियन रूलर्स जो हुए वो पूरी तरह से अंडर में आ गए, किसके, ब्रिटिशर्स के, अंग्रेज़ों के अंडर में आ गए। समझ रहे हैं ना आप लोग। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये तो और भी बेकार रूल है, और भी कह सकते हैं कि खराब रूल था, और इसी के अंडर में तो बहुत सारे राज्यों को उन लोगों ने हड़प लिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था उसको गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने दिया था बेटा। मतलब पहला कानून जो है
सब्सिडरी अलायंस, जिसमें अब हिंदुओं की, मतलब हिंदुओं नहीं, हिंदू मुस्लिम जो भी इंडिया के राजा होंगे, इंडियन किंग्स की अपनी सेना नहीं हो सकती। इसको जनरल लॉर्ड वेलेजली बनाता है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसमें था कि जिस भी राजा का या जिस भी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा वो राज्य हो जाएगा अंग्रेजों के अंडर में। अभी आपको डिटेल पढ़ के मैं बता देती हूँ। तो इस नियम कानून को कौन बनाता है? जनरल लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या बना रहे हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो अंडरलाइन करिएगा, दिस डॉक्ट्राइन अलाउड द कंपनी टू एनेक्स द प्रिंसली स्टेट हुज रूलर वाज इनकॉम्पिटेंट और डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल एयर। तो क्या होता है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या कहता था? ये कानून कहता था कि जो भी राज्य, जो भी किंगडम जिसका राजा जो है असक्षम है, किसी कारणवश अपाहिज है, पागल है, ऐसा कुछ है, या मर गया है और उसका कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब कोई बेटा नहीं है उस राजा का, तो वो राज्य क्या होगा? अंग्रेज हड़प लेंगे। यानी कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसकी महारानी है तो वो शासन करे, उसकी बेटी है तो वो शासन करे, ये सब नहीं था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, उसका मतलब यही था कि जो भी राजा मर जाएगा किसी राज्य का, और अगर कोई उसका बेटा नहीं है, कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राज्य को अंग्रेज क्या कर लेंगे? हड़प लेंगे, ले लेंगे। द मराठा किंगडम झांसी एंड अवध वेयर एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और आपको पता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते ही, जिसको जनरल लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था, इसी के चलते ही अंग्रेजों ने मराठा राज्यों को छीन लिया था। झांसी को रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आपको पता होगी, कितनी फेमस है, वो कितना ज़्यादा लड़ी थी अपने राज्य के लिए, लेकिन ये लोग छीन लेते हैं। इसी रूल के चलते अवध को भी वो लोग छीन लेते हैं। तो ये सब क्या तरीका था? सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सब बनाने का क्या एम था इनका बेटा? कि ये किसी न किसी तरह से इंडियन रूलर्स को डिफीट कर सके, उनके राज्यों को हड़प सके और अपने शासन को लंबे टाइम तक इंडिया में बना सके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया है किस तरह से कंपनी इंडिया में आती है और अंग्रेज धीरे धीरे हमारे देश को गुलाम बनाते चले जाते हैं। तो इसके आगे हम लोग इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे बेटा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग रिवाइज करिएगा इसको, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।